कितनी ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपके ऊपर केस कर सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। उससे भी पहले एक बात समझेंगे कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर कोर्ट में हो सकता है, ना कि पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में कोई केस नहीं होता, कोर्ट में हो सकता है। कब हो सकता है, किस सिनेरियो में हो सकता है? अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी उसके बाद ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं कोर्ट में 138 का, या चेक बाउंस बोलते हैं 138 को, एनआई एक्ट भी बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, या सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, या 3 महीने के बाद आपको कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसके ऊपर ये आपके सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अगले 3.5 महीने में आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं, और उसको ज्यादातर ये स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देते हैं। उसमें इनको, अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, उसमें इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ना आपके ऊपर केस करने की जरूरत है। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके, सरफेसी एक्ट 2002 में एक कानून बना जो कि ये कहता है, अब 70-80 के दशक में भी लोग लोन लेते थे, तब भी डिफॉल्ट होते थे। भाई हमारे देश में तो ब्रिटिश काल से बैंकिंग का जन्म हुआ, 1841 से 184 साल हो गए, 184 साल से डिफॉल्ट होते आ रहे हैं। अब जब 70-80 के दशक में लोन डिफॉल्ट होता था कोई सिक्योर, तो बैंकों को, एनबीएफसी कंपनी का तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था, कोर्ट में जाना पड़ता था प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने के लिए, उसके ऑर्डर लेने के लिए। लेकिन सरफेसी एक्ट 2002 आने के बाद, जिसमें आपके पास ये 13(2) का नोटिस भेजते हैं, 13(4) का नोटिस भेजते हैं, सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल नोटिस भेजते हैं, फिजिकल पोजीशन का नोटिस भेजते हैं। अब इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर सकते हैं। टोटल 6 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। उससे पहले वो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर कोई आपको ऐसा नोटिस भेज रहा है कि आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, 100% फेक है, डुप्लीकेट है। अगर आपकी 1 या 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, आपको कोई ऐसा नोटिस आ रहा है, समन आ रहा है कि भाई आपके ऊपर चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस हो गया, 100% फेक है, डुप्लीकेट है। क्योंकि 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने से पहले आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, सबसे पहली बात। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं कि सर मैं 1 ईएमआई दे दी, 2 नहीं दी, फिर 1 दे दी। वो ज्यादा ओवर क्लेवर बन रहे हैं, जरूरत से ज्यादा छाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 2 दे दी, 1 नहीं दी, फिर 1 दे दी, फिर 1 नहीं दी। भाई टोटल रेगुलर 3 महीने नहीं होते। अरे ये टोटल बेवकूफी है, टोटल नासमझी है। अगर आपके जिस दिन टोटल 3 महीने हो गए, उस दिन आपके लोन को ये एनपीए में डाल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर डाल सकते हैं और आपके ऊपर केस कर सकते हैं। केस चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का कर सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं होता। उसके अलावा अगर आपका सिक्योर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट हो या दुनिया का कोई भी एक्ट हो, हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आपका बचाव के रास्ते बंद नहीं होते। अगर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से परसेंटिंग कर सकते हैं, परसेंट वाले ले सकते हैं। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उसको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कर दे, अब बेच के दिखा। इसके अलावा अगर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर हो गया, वैसे तो जितने भी नोटिस आपके पास आते हैं 99% फेक हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा जो नोटिस आपके पास आया वो फेक है कि जेन्युइन है।
अगर वो जेन्युइन है, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, अगर समन आपके पास आ गया है तो आप जाके अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। आपको उसी डिस्ट्रिक्ट उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं, दिल्ली रहते हैं मुंबई कर देंगे, मुंबई रहते हैं कलकत्ता कर देंगे, आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर कर देंगे जानबूझ के, ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जाए। डरे घबराए नहीं, सारे देश में कानून एक ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक एक ही कानून है। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं कि सर पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो लॉटरी निकल गई यार। जाओ उसी स्टेट की उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपको गवर्नमेंट सरकार फ्री में वकील देगी। आपको आपका केस लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे वकील साहब, और गवर्नमेंट के वकील हैं। आपको वहां सिर्फ जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है, भाई पहले आपकी आर्थिक स्थिति सही थी, अब ईडब्ल्यूएस में आ गए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ गए, लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बना है, अभी आप फाइनेंशियल डाउन, आपके पास पैसा ही नहीं है वकील को देने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। भगवान ना करे आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी लगी, मर्डर की भी धारा लगी, आपके हाथ से कत्ल हो गया, या आपका कत्ल में नाम आ गया, मर्डर में नाम आ गया, तब भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसी कोर्ट में जाके किसी एडवोकेट की वकील की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 लाइन लिख के देनी है कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दीजिए। तुरंत प्रभाव से आपको परमिशन मिल जाएगी। और एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपना केस लड़ने के लिए लॉ करने की जरूरत नहीं है, वकालत करने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें, जाके अपनी बेल करवाएं, जमानत कराएं, कोर्ट की अवमानना ना करें। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं हो रहा, अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं, कोर्ट से समन आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, तो आपका फिर एनबीडब्ल्यू हो जाता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है। फिर भी उसको इग्नोर करते हैं तो आपको फिर पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब फिर जेल का प्रावधान है। लेकिन वो जेल का प्रावधान कब हुआ, पुलिस कब आ सकती है आपके घर, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट की अवमानना ना करें, जाएं अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। जमानत करवाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुरंत प्रभाव से सेम डे जमानत होगी। H1 छाप कहते हैं, आपको 5 साल की सजा होगी, 7 साल की, बागा घंटा नहीं होगा, तुरंत प्रभाव से जमानत होगी। बेलेबल ऑफेंस है, जमानत जमानती अपराध है, तुरंत जमानत होगी। और आज आप जमानत करवाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल तक केस चलेगा, तब तक हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा, और इनका भी आ जाएगा। इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं, आपके साथ सेटलमेंट ही करेंगे। अगर सेटलमेंट करेंगे तो प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट देते हैं, अनसिक्योर लोन में, क्रेडिट कार्ड में प्रिंसिपल का मूलधन का 85% तक। अपने मुंह से कभी भी ना बोलने कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, सेटलमेंट करना चाहता हूं तो गूंगी का गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ, अपने मुंह से कुछ ना बोलो, ये खुद ही बोलेंगे। एक बार में 75% नहीं करेंगे, पहले 25%, फिर 35%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 75%। जब ये 75% करें और आपके पास 25% पैसे हो तो आप सेटलमेंट करें, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सेटलमेंट करना। चलने दे केस। बोलो जय ससुराल वालों की।